चैप्टर 431। ये मरने आया है क्या? उस हाई लेवल मृत जीव को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आत्मसम्मान पर किसी ने जोरदार चोट कर दी हो। गर्रा आर। उस विशाल दानव बिस्ट ने एक डरावनी दहाड़ छोड़ी जिससे आसपास की हवा तक कांप उठी। लेकिन अघोरा ने बस अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और सामने खड़े उस विशाल दानव को देखने लगा। उसकी आंखों में जो पहले मासूमियत थी वो धीरे धीरे बदलकर उत्साह में बदलने लगी। अब अचानक इतनी चमकती, भूखी और उत्साहित नजरों से खुद को घूरते देख वो हाई लेवल मृत जीव थोड़ा दबाव महसूस करने लगा। हाँ, सामने वाला छोटा था, लेकिन ये कैसी नजरें थीं? इतनी लालची। अरे खाना। अघोरा धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके मुंह से लार टपकने लगी। फिर उस हाई लेवल मृत जीव की रीढ़ में जैसे ठंडी हवा दौड़ गई। अचानक वो छोटा सा लड़का अपने छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो शिकार नहीं, शिकारी हो। ये मरने आया है क्या? मृत जीव के दिमाग में यही सवाल घूम गया। उधर माइटी स्क्वाड के सारे मेंबर्स पूरी ताकत से भागते हुए कैंप की तरफ लौट रहे थे। दूर से ही उन्होंने देखा वो हाई लेवल मृत जीव उनके कैंप के पास खड़ा है। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे उनकी आंखें फैल गईं। वो विशाल दानव गायब था, पूरी तरह से, जैसे कभी था ही नहीं। जब वो आखिरकार कैंप में पहुंचे तो सबके कदम वहीं रुक गए। पूरा कैंप लगभग ठीक ठाक था, बस किनारे का थोड़ा हिस्सा दबा हुआ था जहां से वो दानव गुजरा था। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं। कैंप के बीचों बीच एक छोटा सा फिगर अकेला खड़ा था। उसके दोनों गाल फूले हुए थे, जैसे कुछ भर रखा हो अंदर। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अचानक लौटे स्टूडेंट्स को देखकर थोड़ी हैरान थी। छोटा। झांकीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पुकारा। वो आगे बढ़ा और ऊपर से नीचे तक अघोरा को ध्यान से देखा। एक भी चोट नहीं, कुछ भी नहीं। झांकीर के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। वो हाई लेवल मृत जीव गया कहां? खतरा कहां गया? बाकी सब भी इधर उधर देखने लगे, लेकिन ना कोई निशान, ना कोई बाल, ना कोई खून, कुछ भी नहीं। झांकीर ने भौहें सिकोड़कर अघोरा को देखा। अघोरा ने अपनी आंखें झपकाईं, फिर बड़ी मुश्किल से अपने मुंह में भरी हुई चीज को निगल लिया। चेहरा पूरी तरह मासूम। छोटा, तुमने यहां कोई बड़ा दानव देखा? झांकीर ने धीरे से पूछा। अघोरा ने तुरंत सिर हिलाया। ना मैं। इतनी तेजी से जैसे ढोल बज रहा हो। और उसी समय उसकी छोटी सी जीभ ने दांतों के बीच फंसी हुई एक हड्डी निकालकर चुपके से निगल ली। तुमने नहीं देखा? झांकीर हैरान रह गया। इतना बड़ा हाई लेवल मृत जीव यहां तक आया और इसने देखा ही नहीं? ये बच्चा है या कुछ और? अघोरा ने फिर से सिर हिला दिया, पूरी मासूमियत के साथ। झांकीर और बाकी सब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे। इतना बड़ा दानव आखिर गया कहां? तुम लोगों को कुछ मिला? झांकीर ने बाकी साथियों से पूछा। सबने सिर हिला दिया। कुछ भी नहीं। माइटी स्क्वाड के सभी मेंबर्स के दिल में एक ही बात आई। उन्हें उस घमंडी मृत जीव ने बेवकूफ बना दिया। पहले लगा हमला करेगा, फिर रास्ता बदल लिया, फिर लगा कैंप कुचल देगा, लेकिन किनारे से ही गायब हो गया। धत्त तेरे की। लड़ना है तो सामने आ। ऐसे दिमाग मत खराब कर। सब अंदर ही अंदर उसे कोस रहे थे। उधर अघोरा ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा और आंखों में संतोष की चमक आ गई। पेट भर गया था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? या अघोरा के इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा राज अब धीरे धीरे सामने आने वाला है? चैप्टर 432 रॉयल एकेडमी। बस थोड़ा सा ही रह गया था। अगर झांकीर और बाकी लोग उसे खाते हुए देख लेते
तो उसकी असली पहचान तुरंत खुल जाती। और अगर उसकी मास्टर निया को पता चल जाता तो वो तो उसे सीधा तुच्छ समझने लगती। अघोरा अंदर ही अंदर कुढ़ते हुए झांकीर और बाकी लोगों की अचानक वापसी को कोस रहा था, इतना कि उसका पेट भी हल्का सा गड़बड़ाने लगा था, जैसे ज्यादा जल्दी जल्दी खा लिया हो। लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर हल्की राहत भी आई। उसने मन ही मन खुद की तारीफ की। अच्छा हुआ वो इतना तेज था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। उधर माइटी स्क्वाड के लोग काफी देर तक आसपास ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो सब पहले से ही तैयार थे कि वो घमंडी हाई लेवल मृत जीव अचानक फिर से कहीं से निकलकर उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई नामोनिशान नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि बेकार में टेंशन लेने से अच्छा है कि पहले कैंप के किनारे जो टेंट उस जानवर ने कुचल दिए थे, उन्हें ठीक किया जाए। और फिर क्या, जैसा सोचा वैसा किया। माइटी स्क्वाड के ये नौजवान पूरी लगन से काम में जुट गए। हर कोई अपने अपने सामान समेटने लगा। कोई टेंट खड़ा कर रहा था तो कोई बिखरी चीजें इकट्ठा कर रहा था। इसी बीच अचानक एक और टोली वहां पहुंची। तुम लोग कहाँ से हो? आगे आगे दौड़ता हुआ एक मृत जीव नौजवान भौहें सिकोड़कर माइटी स्क्वाड के लोगों को घूरने लगा। उसके पीछे पीछे उसके साथी भी धीरे धीरे पहुंच गए। माइटी स्क्वाड के सदस्यों ने भी सामने वालों को गौर से देखा। बस एक नजर में ही उनकी छाती पर टंगे बैज दिख गए, और जैसे ही उन्होंने वो बैज पहचाने, उनके चेहरे हल्के से बदल गए। क्या हुआ? हलचल सुनकर झांकीर और शिलेर भी तुरंत भागते हुए वहां आ गए। शिलेर ने आंखें सिकोड़कर उन काले चोगे पहने छात्रों के सीने पर लगे गहरे सुनहरे बैज को देखा और हल्का सा भौहें चढ़ा दी। झांकीर, ये लोग रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। मृत लोग की पूरी दुनिया में रॉयल अकेडमी मृत जीवों की सबसे नंबर 1 अकेडमी मानी जाती थी। इस अकेडमी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक स्टूडेंट शुद्ध खून वाला, ऊंचे खानदान से और बेहद प्रतिभाशाली होता था। मृत ज्वाला अकेडमी की भी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन रॉयल अकेडमी के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। हालांकि रॉयल अकेडमी में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर एक स्टूडेंट की क्वालिटी सबसे टॉप। कहा जाता है कि हाउलिंग एबिस की 2 सबसे बड़ी मृत जीव सेनाओं के कमांडर जनरल सालार और गुरु कालिक जी दोनों इसी रॉयल अकेडमी से निकले थे। यहाँ तक कि मृत जीवों का युवराज मरकाल भी फिलहाल इसी अकेडमी में पढ़ रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो रॉयल अकेडमी में मृत लोग के सबसे बेहतरीन टीचर्स और सबसे ताकतवर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स एक ही जगह इकट्ठा थे, और इसी वजह से ये अकेडमी एक ऐसा दानव बन चुकी थी जिसकी बराबरी कोई और अकेडमी कर ही नहीं सकती थी। इतनी ऊंची प्रतिष्ठा होने के कारण यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही बाकियों को हमेशा अपने से नीचे समझते थे। झांकीर ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उनका सामना रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट से हो जाएगा। जैसे जैसे सामने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे की शिकन भी गहराती जा रही थी। रॉयल अकेडमी की टीम का प्रमुख आगे बढ़ा। उसने एक नज़र माइटी स्क्वाड के लोगों पर डाली और फिर उनकी छाती पर लगे बैज को देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर साफ साफ तिरस्कार उभर आया। बिना किसी झिझक के वो लोग उस हाई लेवल मृत जीव का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे, लेकिन अचानक वो उनकी नज़रों से गायब हो गया। यहाँ आसपास कोई हाई लेवल मृत जीव देखा है? उस लड़के ने हल्का सा ठुड्डी ऊपर उठाकर पूछा। उसका अंदाज इतना घमंडी था कि जैसे सामने खड़े लोग उसके लिए हवा के बराबर हों। हाँ, झांकीर एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़कर जवाब दिया। वो लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, और मेंटर नीजा जी भी इस वक्त उनके साथ नहीं थे। ऐसे में किसी दूसरी अकेडमी के स्टूडेंट से भिड़ना सही नहीं था। किधर गया? सामने वाले ने ऊपर से नीचे तक झांकीर को देखते हुए पूछा। झांकीर ने बिना कुछ छिपाए सीधा जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे,
माहौल अचानक और भी भारी हो गया, जैसे अगले ही पल कोई टकराव फूट पड़ने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 433 अघोर और रॉयल अकादमी के स्टूडेंट। तुम्हें नहीं पता? किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमने अभी अभी उस मृत जीव को इसी दिशा में आते देखा था। फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गया? रॉयल अकादमी के एक और स्टूडेंट ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से माइटी स्क्वाड के सदस्यों को घूरा। झांकीर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर धैर्य बनाए रखते हुए बोला, हम भी अभी अभी यहां पहुंचे हैं। सामने खड़ा प्रमुख हल्का सा मुड़ा, उसकी नजर पूरे कैंप पर घूमी, फिर सीधी झांकीर की आंखों में जा अटकी। ये तुम्हारा कैंप है? हाँ। यहां क्या कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। झांकीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हमें नहीं पता वो मृत जीव कहाँ गया। अगर और कुछ नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। उन आसमान के लाडलों से ज्यादा बात करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे और यहाँ का काम खत्म करके उन्हें आगे बढ़ना था। सामने वाले ने भौहें उठाईं। साफ था, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे यूं सीधे सीधे बाहर जाने को कह देगा। तभी रॉयल अकादमी के एक स्टूडेंट की नज़र पीछे खड़े अघोरा पर पड़ी। फरजंद, उस छोटे बच्चे में कुछ गड़बड़ लग रही है। फरजंद ने हल्के से आंखें उठाईं। उसकी नज़र सीधे अघोरा पर जा टिकी। उसी पल शिलेर ने तेजी से कदम बढ़ाया और अपने शरीर से अघोरा को पूरी तरह ढक लिया। वो क्या है? फरजंद ने ठंडी नज़र से झांकीर को देखते हुए पूछा। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, झांकीर ने बिना झिझक जवाब दिया। फरजंद के चेहरे पर एक हल्की, तिरछी मुस्कान उभरी। मृत जीव 3 स्तर के होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्न और मध्यम स्तर वाले सिर्फ जानवर होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत कम होती है। लेकिन उच्च स्तर के मृत जीव। उसकी आवाज धीमी हो गई, पर हर शब्द जैसे हवा को चीर रहा था। कुछ ऐसे होते हैं जो हजारों लाखों साल जीते हैं, बेहद चालाक, बेहद खतरनाक, और इंसानों का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। झांकीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नज़र अब पूरी तरह सतर्क थी। उसने भी ये बातें सुनी थीं, लेकिन वो सिर्फ दंतकथाएं थीं। ऐसा बनने के लिए किसी मृत जीव को हजारों साल जीना पड़ता है, और जन्म से ही मजबूत होना पड़ता है। कम से कम पिछले हजारों सालों में मृतलोक में ऐसा कोई असामान्य उच्च स्तर का मृत जीव नहीं देखा गया था। लेकिन इस वक्त फरजंद अचानक ये सब क्यों कह रहा था? क्या उसने अघोरा को उसी तरह का प्राणी समझ लिया था? इससे तुम्हारा लेना देना है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे, फरजंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। वो उच्च स्तर का मृत जीव हमारा लक्ष्य है। उसे हमें सौंप दो। वो नहीं है, झांकीर ने तुरंत इनकार किया। अगर नहीं है तो हमें देखने दो, फरजंद हंसा, भले ही वो रूप बदल ले। उसकी आभा नहीं बदलती। बस करीब से देखेंगे और सच सामने आ जाएगा। झांकीर के दांत भींच गए। वो किसी भी कीमत पर अघोरा को इनके हाथों में नहीं सौंप सकता था, क्योंकि अघोरा मृत जीव नहीं था, और वो खुद भी नहीं। वो इंसान थे, और मृत जीवों की इंसानों के प्रति नफरत को देखते हुए झांकीर अच्छी तरह समझ रहा था, अगर अघोरा इनके हाथ लग गया तो उसकी असली पहचान पल भर में उजागर हो जाएगी, और फिर जो होगा वो शायद किसी के बस में नहीं रहेगा। और उसी पल हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जैसे असली तूफान अब शुरू होने वाला हो।
चैप्टर 434 इंसान। रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स सबसे जिद्दी किस्म के लोग थे। एक बार अगर उन्हें पता चल जाता कि छोटा साथी इंसान है तो बिना जरा भी दया दिखाए उसे मार डालते और फिर उसे मृत जीव बनाकर जिंदा कर देते। लेकिन ये वो नजारा नहीं था जो माइटी स्क्वाड देखना चाहता था। झांकीर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प साफ झलक रहा था। यहां कोई मृत जीव नहीं है, कृपया यहां से चले जाओ। उसके पीछे खड़े माइटी स्क्वाड के बाकी सदस्य भी तुरंत एक साथ सिमटकर खड़े हो गए, एक मजबूत दीवार की तरह। अपने शरीर से उन्होंने अघोरा को पूरी तरह छुपा लिया। फैंगलिंग की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसके पीछे खड़े रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे आगे बढ़े। दोनों तरफ हवा में बारूद जैसी तनाव भरी गंध फैल गई। अगर तुम देना नहीं चाहते तो फिर हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फेंगलिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में साफ धमकी थी। अगले ही पल जंग छिड़ने ही वाली थी। फेंगलिंग ने सबसे पहले हमला किया। उसकी हथेली में मृत ऊर्जा जमा हुई और बिजली जैसी तेजी से उसने झांकीर पर वार कर दिया। झांकीर ने फुर्ती से शरीर मोड़ा। हमले से बचते ही वो एक झटके में आगे लपका और सीधे फेंगलिंग पर टूट पड़ा। बस फिर क्या था, माइटी स्क्वाड और रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए, जैसा कि निया ने पहले ही अंदाजा लगाया था। रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स की ताकत नारंग के ग्रुप से कई गुना ज्यादा थी। नारंग के लोगों से लड़ना माइटी स्क्वाड के लिए आसान था, लेकिन ये तो एकदम एलिट टीम थी। उनके हमले तेज, सटीक और लगातार थे। अगर पिछले कुछ दिनों में माइटी स्क्वाड ने अपनी ट्रेनिंग नहीं बढ़ाई होती तो शायद अभी तक वो हार चुके होते। फिर भी स्थिति उनके खिलाफ ही जा रही थी। चारों तरफ से बरसती हुई मृत ऊर्जा। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से हमला बरस रहा हो। माइटी स्क्वाड के सदस्यों को अपनी स्पीड को हद से ज्यादा बढ़ाना पड़ा, तभी जाकर वो किसी तरह इन हमलों से बच पा रहे थे। फेंगलिंग और उसके साथी बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहे थे। उनका एक ही मकसद था, माइटी स्क्वाड की दीवार में एक दरार बनाना और सीधे अघोरा तक पहुंचना। पीछे खड़ा अघोरा, जिसे सबने अपने बीच सुरक्षित कर रखा था, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसके सामने उसकी मालकिन के ये बदमाश बच्चे दूसरे बदमाश बच्चों से पिट रहे थे। करूं या ना करूं? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। निया ने उसे बार बार कहा था, अपनी असली पहचान कभी मत दिखाना, लेकिन अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। माइटी स्क्वाड पीछे धकेला जा रहा था। उनकी पहली लाइन टूटने वाली थी। क्या वो बस खड़ा देखता रहेगा जब झांकीर और बाकी सब उसके सामने पिटते रहेंगे? और अगर उसकी मालकिन को पता चला कि उसने कुछ नहीं किया तो वो तो सच में फट पड़ेगी। लेकिन अगर वो अब सामने आ गया तो निया की बात के खिलाफ जाएगा। हर रास्ता बस मुसीबत की तरफ ही जा रहा था। ये तो सीधा सीधा ट्रेजेडी है। अघोरा का छोटा सा दिमाग, जो आमतौर पर बस खाने के बारे में सोचता था, अब इस भारी फैसले को संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी फरजंद ने अचानक जोरदार हमला किया। उसने झांकीर को पीछे धकेल दिया और एक झटके में माइटी स्क्वाड की घेराबंदी के अंदर घुस आया। दो तेज आग के वार और अघोरा के सामने खड़े दो सदस्य दूर जा गिरे। अब अघोरा पूरी तरह उसके सामने था। फरजंद की नजर जैसे ही अघोरा पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। गोरा साफ चेहरा, अंबर जैसी चमकती आंखें और शरीर से निकलती जीवंत ऊर्जा। ये तो बिल्कुल भी मृत जीव नहीं था, इंसान। फरजंद की आवाज अविश्वास से भर गई। उधर जैसे ही झांकीर ने यह देखा कि अघोरा सामने आ गया है, उसने एक झटके में अपने सामने वाले स्टूडेंट को लात मारी, ऊपर उछला और पूरी ताकत से पीछे से फरजंद पर टूट पड़ा। अब सच सामने आ चुका था और इस एक शब्द इंसान ने हालात को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या अब अघोरा अपनी असली ताकत दिखाएगा या सब कुछ बर्बाद होने देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 435 हिम्मत है।
तो कोशिश करके देख लो। 2 मृत जीव किशोर जमीन पर धड़ाम से गिरे और फरजंद की हैरानी भरी चीख ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जो जहां था वहीं रुक गया। रॉयल एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ मुड़कर देखा। उनकी नजरें जाकर टिक गईं एक ही जगह पर, उस छोटे से बच्चे पर जो वहीं खड़ा था। इंसान, किसी ने अविश्वास से कहा। सबकी आंखों में हैरानी फैल गई। गुलाबी मासूम सा चेहरा, नर्म नाजुक काया और बिल्कुल अलग जिंदा आभा। अघोरा को देखकर हर कोई सन्न रह गया। उधर माइटी स्क्वाड के हर सदस्य का चेहरा एकदम काला पड़ गया। फेंगलिंग धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी नजरें सीधे झांकीर पर टिक गईं। तुम एक इंसान को छुपा रहे हो? उसकी आवाज में यकीन से ज्यादा शक और गुस्सा था। झांकीर ने दांत भींच लिए, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। मार डालो इसे, फरजंद ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। मृतलोक में किसी दूसरी जाति को जीने का हक नहीं है। झांकीर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। ये तुम्हारा मामला नहीं है। हाँ, ये उनकी गलती थी। उन्होंने अघोरा को ठीक से छुपाया नहीं। लेकिन ये रॉयल एकेडमी के लोग अब तक मिले हर मृत जीव से ज्यादा खतरनाक थे। और अगर मैं जिद करूं बीच में पड़ने की? फरजंद के होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा, टारगेट बदलो। अब उस इंसान को मारो। मृतलोक में किसी दूसरी जाति के लिए जगह नहीं थी, और अगर कोई था भी तो उसे मरना ही था, ताकि वो भी उन्हीं जैसा बन जाए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? झांकीर दहाड़ उठा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। रॉयल एकेडमी के ये जिद्दी लोग अघोरा को मारना ही चाहते थे। क्या हुआ? फरजंद हंसा। तुम उसे बचाना चाहते हो? मजाक मत करो। तुम जैसे कचरे हमें रोक पाओगे? झांकीर ने आधी बंद आंखों से उसे घूरा। आवाज धीमी थी लेकिन खतरनाक। हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। पिछले कुछ दिनों में अघोरा उनके साथ ही रहा था। वो चुपचाप रहता, कभी शोर नहीं करता, बस हर दिन सिर झुकाकर खाना खाता रहता। उसका मासूम चेहरा बिल्कुल निर्दोष धीरे धीरे माइटी स्क्वाड के दिल में बस गया था। वो अब उनका छुपा हुआ साथी बन चुका था। हर दिन वो टीचर निजाजी की नजरों से बचकर उसे खाना खिलाते, और यही उनके लिए सबसे मजेदार पल बन गया था। इंसान या मृत जीव, इससे फर्क क्या पड़ता है? जब साथ रहते हो तो रिश्ता बन जाता है। तो फिर क्यों मारना जरूरी है? झांकीर ने अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल पूरा माइटी स्क्वाड एक साथ खड़ा हो गया, एक बैटल फॉर्मेशन में। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही लड़ाई फिर से शुरू होने वाली थी, अचानक जंगल के अंदर से 2 परछाइयां उभरीं। लुकराल, ये क्या मृत ज्वाला एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं? एक बूढ़ी लेकिन भारी आवाज गूंजी। उस आवाज के साथ सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी गहरी आंखें सीधे माइटी स्क्वाड पर घूमी, और उसके साथ लुकराल भी था। लुकराल की नजर जैसे ही माइटी स्क्वाड पर पड़ी, एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की चमक आई, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। जी हाँ, उसने सावधानी से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने फरजंद की तरफ देखा। फेंगलिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि हवा भी भारी लगने लगी। टीचर निशिकांत जी,
रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स तुरंत सीधे खड़े हो गए, सर झुकाकर। उनकी अकड़ एक पल में गायब हो गई। उधर माइटी स्क्वाड के सदस्य चौंक गए। टीचर लुकराल? उनकी आंखों में हैरानी भर गई, क्योंकि लुकराल के सीने पर रॉयल एकेडमी का डार्क गोल्ड बैज चमक रहा था। लुकराल ने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। लुकराल, क्या तुम इन्हें जानते हो? नॉक जी ने पूछा। जी, प्रमुख निशिकांत जी, लुकराल ने धीरे से कहा। ये निजा जी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही उसने निजा का नाम लिया, उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत की चिंगारी चमक उठी। अब हालात और भी उलझ चुके थे। पुराने रिश्ते, छुपी दुश्मनी और सामने खड़ा सच। क्या लुकराल माइटी स्क्वाड का साथ देगा या उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? चैप्टर 436। उस इंसान को मुझे सौंप दो। गुरु निशिकांत जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजर धीरे से घुमाकर फरजंद की तरफ डाल दी। उनकी आंखों में एक दबाव था, ऐसा कि सामने वाला खुद ब खुद कांप जाए। फरजंद हल्का सा कांप गया और तुरंत बोला, रिपोर्ट कर रहा हूं, गुरु निशिकांत जी। हमें यहां एक इंसान मिला है। इंसान? गुरु निशिकांत जी के बूढ़े चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलकी। उनकी तेज, चुभती हुई नजरें झांकीर और बाकी साथियों पर घूमती हुई आखिरकार अघोरा पर आकर टिक गईं, जो इस वक्त उलझन में खड़ा था। काफी समय हो गया किसी इंसान को देखे हुए। सोचा नहीं था कि मृत लोक में एक इंसानी बच्चा भी दिखाई देगा। यह सुनते ही माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य एकदम सतर्क हो गए। उनके सामने खड़ा ये बूढ़ा आदमी बेहद खतरनाक था। ऐसा नहीं जिसे वो टक्कर दे सकें, लेकिन फिर भी उन्हें उस छोटे खाने के शौकीन की रक्षा करनी ही थी। गुरु निशिकांत जी ने उनकी पोजीशन देखी। सब अघोरा के सामने ढाल बनकर खड़े थे और उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उस इंसान को मुझे सौंप दो। आवाज शांत थी, लेकिन आदेश पत्थर जैसा भारी। नहीं। झांकीर ने बिना एक पल गवाए सख्त आवाज में मना कर दिया। पीछे खड़ा लुकराल हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में ताना और तिरस्कार साफ झलक रहा था। तुम्हारा नाम झांकीर है, सही? याद है मुझे तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? ये हैं गुरु निशिकांत जी, वो महान गुरु जिन्होंने मेरे प्रमुख की मदद की थी। तुम खुद को क्या समझते हो? इतनी हिम्मत की इनके सामने इस तरह जवाब दे रहे हो? झांकीर का चेहरा कस गया, जबड़ा भींच गया। निशिकांत, ये नाम पूरे मृत लोक में गूंजता था। कोई नहीं जानता था कि वो कितने सालों से जिंदा हैं। जब मृत जीवों के प्रमुख ने सिंहासन संभाला था, उसी समय से वो उनके साथ थे। और हजारों साल पहले ही वो शौर्य एकेडमी में एक सम्मानित टीचर बनकर रहने लगे थे। जब लुकराल ने पहले उन्हें पुकारा था, तब झांकीर और बाकी लोग पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब, जब उनकी असली पहचान सामने आई, माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य अंदर तक हिल गए। जनरल सालार और गुरु कॉलिक जैसे लोगों से भी ज्यादा भरोसा प्रमुख को गुरु निशिकांत जी पर था। यहां तक कि प्रमुख का बेटा मरकाल भी शौर्य एकेडमी में उन्हीं से सीख रहा था। ऐसा ताकतवर मृत जीव, जिसने वर्तमान प्रमुख और युवराज दोनों का साथ दिया, उसकी स्थिति इस मृत लोक में पहाड़ जैसी अडिग थी। माइटी स्क्वाड ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सामना यहां उनसे हो जाएगा। उनके सामने गुरु निशिकांत जी मानो एक विशाल पर्वत बनकर खड़े थे।
फरजंद और लुकराल के सामने तो वो लड़ने की हिम्मत जुटा सकते थे, लेकिन अगर सामने गुरु निशिकांत जी हों। झांकीर ने चुपचाप अपनी मुट्ठी कस ली। उंगलियां सफेद पड़ गईं। तभी लुकराल, गुरु निशिकांत जी की भारी आवाज गूंजी। जी, उस इंसानी बच्चे को पकड़ लो। उन्होंने किसी भी तरह की बेकार बातचीत करने का इरादा ही नहीं रखा। सीधा आदेश दे दिया। लुकराल के होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। वो तुरंत अघोरा की तरफ बढ़ा। माइटी स्क्वाड के सदस्य जिद में अड़कर अघोरा के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था उनका इरादा। वो अपने सामने उस छोटे भूखे बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते थे। क्या हुआ? गुरु निशिकांत जी के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हो? लुकराल ने भौहें उठाकर तिरस्कार से पूछा। उसकी नजरों में ये सब निया की परछाइयां लग रहे थे। वही लोग जिन्होंने उसे कभी शर्मिंदा किया था। माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य दांत भींचकर खड़े रहे। डर उनके दिल में था, लेकिन उन्होंने उसे दबा दिया। तभी झांकीर ने धीरे से पीछे खड़े शिलेर से कहा, शिलेर, इसे लेकर निकल जा। अभी। शिलेर की आंखों में एक पल के लिए समझ चमकी। वो जान गया क्या करना है। वे लोग गुरु निशिकांत जी के सामने टिक नहीं सकते थे। एक ही रास्ता था, भागना, बिना एक पल गवाए। शिलेर मुड़ा। उसने अघोरा को उठाया और पूरी ताकत से उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन क्या सच में वो गुरु निशिकांत जी की नजरों से बचकर निकल पाएंगे, या अगला ही पल उनकी किस्मत का फैसला कर देगा? चैप्टर 437। क्या लगता है तुम्हें तुम उस इंसान को मुझसे लेकर भाग जाओगे? जैसे ही शिलेर हिला, फरजंद बिजली की तरह उसकी तरफ झपटा। यह देखते ही झांकीर तुरंत आगे बढ़ा और फरजंद का रास्ता रोककर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सख्त गुस्सा साफ दिख रहा था। टीचर लुकराल ने ठंडी हंसी हंसी और हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से मृत ऊर्जा की एक चमकदार लहर निकली और सीधा शिलेर की तरफ जा धंसी। क्या लगता है तुम्हें तुम उस इंसान को मुझसे लेकर भाग जाओगे? शिलेर ने अघोरा को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। पीछे से आती मौत जैसी ठंडी ऊर्जा का दबाव हर पल बढ़ता जा रहा था और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। अचानक एक परछाई बिजली की रफ्तार से आई। धड़ाम! उसने शिलेर को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, उसे टीचर लुकराल के हमले से अलग कर दिया। मैं सोच रही थी कि आखिर कौन होगा। तो ये तुम निकले, लुकराल। एक हल्की मुस्कान भरी आवाज गूंजी, जिसमें साफ मजाक छिपा हुआ था। क्यों? एक बार हारने के बाद अपनी इज्जत भी भूल गए क्या? अब तो स्टूडेंट्स पर हाथ उठाने का भी सोचने लगे हो? निजा सामने खड़ी थी, उसके नाजुक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ठंडी चमक साफ दिखाई दे रही थी। मेंटोर निजा। माइटी स्क्वाड के सभी सदस्य खुशी से चिल्ला उठे, उनके चेहरों पर राहत साफ झलक रही थी। टीचर लुकराल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। वही इंसान जिसने उसे बेइज्जत किया था, जिसने उसे मृत ज्वाला अकेडमी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। निजा, काफी दिन हो गए तुम्हें देखे, लुकराल। निजा ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, आराम से खड़ी हो गई, जैसे उसे सामने खड़े खतरे की कोई परवाह ही न हो। जितना ज्यादा जीते जा रहे हो, उतना ही पीछे गिरते जा रहे हो लगता है। एक टीचर होकर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती स्टूडेंट्स पर हमला करते हुए? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। वह अभी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौटी थी, यह देखने के लिए कि माइटी स्क्वाड का कोई सदस्य घायल तो नहीं हुआ। लेकिन वहां कोई मिला ही नहीं।
तभी उसने अंदाजा लगाया कि हाई लेवल मृत जीव किस दिशा में भागा था और तुरंत समझ गई कि ये सारे बच्चे कैंप वापस गए होंगे अघोरा को देखने। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे लुकराल अपने ही स्टूडेंट्स पर हमला करता मिलेगा। टीचर लुकराल गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसी वक्त गुरु निशिकांत जी आगे बढ़े। उनकी बूढ़ी गहरी आंखें धीरे धीरे निजा को परखने लगीं, जैसे वो उसकी हर परत को देख रहे हों। तुम ही हो निजा? गुरु निशिकांत जी ने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। निजा ने बस कंधे उचका दिए, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। लुकराल, तुमने तो कहा था ये एक लो लेवल मृत जीव है? गुरु निशिकांत जी ने अचानक पूछा। लुकराल चाहे जितना गुस्से में हो, गुरु निशिकांत जी के सामने वो जरा भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपने गुस्से को दबाया और झुककर बोला, जी गुरु निशिकांत जी, ये एक निचले स्तर का मृत जीव ही है। गुरु निशिकांत जी की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। लुकराल, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी नजर इतनी कमजोर हो सकती है। क्या? लुकराल एकदम चौंक गया। गुरु निशिकांत जी ने सीधा निजा की तरफ देखा और धीरे धीरे बोले, निजा, तुम्हारे पास कुछ तो हुनर है। तुम अपने शरीर की मृत ऊर्जा को दबाकर एक हाई लेवल मृत जीव की आभा को लो लेवल तक छुपा रही हो। ये सुनते ही लुकराल की आंखें फैल गईं। वो अविश्वास से निजा को घूरने लगा, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। निजा, वो शुरू से ही एक हाई लेवल मृत जीव थी। अगर ये बात कोई और कहता तो लुकराल कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन गुरु निशिकांत जी, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी उन्हें। इसका मतलब जो उन्होंने कहा वही सच था। निजा ने हल्के से अपनी भौं उठाई। 3 दिन पहले ही वो हाई लेवल मृत जीव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके शरीर पर लगे मृत जीव के 7 सील में से 5 पहले ही खुल चुके थे। हाई लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी मृत ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन उसने तय किया था कि वो उस पर निर्भर नहीं रहेगी। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी मृत ऊर्जा को दबा रखा था और ध्यान सिर्फ अपनी शारीरिक साधना पर रखा था। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी एक नज़र में ही उसका भेस भेद देगा। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था और असली टकराव की शुरुआत बस एक कदम दूर खड़ी थी। क्या गुरु निशिकांत जी सच में निजा की असली ताकत को सबके सामने उजागर कर देंगे, या फिर कोई और बड़ा खेल शुरू होने वाला है? चैप्टर 438। मैं तो बहुत सीधी हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लुकराल ही नहीं, निया की असली ताकत जानकर बाकी सब भी अंदर तक हिल गए थे। माइटी स्क्वाड के वो मेंबर्स जो इतने दिनों से निया के साथ सीख रहे थे, वो भी पूरी तरह से सुन खड़े रह गए। मेंटोर निजा, एक हाई लेवल मृत जीव, ये कैसे हो सकता है? उन मृत जीव किशोरों का पूरा ग्रुप जैसे बिखर सा गया। उन्होंने हमेशा निया को एक अलग ही अस्तित्व माना था, एक खास तरह की पुनर्जीवित मृत जीव। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निया भी उनकी तरह एक शुद्ध रक्त वाली मृत जीव है। मृत ज्वाला एकेडमी में कितने ही टीचर और स्टूडेंट्स ने निया की लो लेवल मृत जीव वाली पहचान पर उसका मजाक उड़ाया था। कितनी ही बार, कितनी ही गंदी बातें उसके बारे में कही गई थीं। पर निया हमेशा चुप रही, बिना एक शब्द बोले। इस बात को लेकर माइटी स्क्वाड के मेंबर्स ने ना जाने कितनी बार उन लोगों से छुपकर लड़ाई की थी, और जब उन्होंने नारंग और बाकी लोगों को हरा दिया, तब जाकर एकेडमी में निया के खिलाफ चल रही बुराई थोड़ी कम हुई। लेकिन वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित था। टीचर्स के लिए तो निया अभी भी एक अस्वीकार्य अस्तित्व थी, एक लो लेवल मृत जीव, जिसने टॉप 10 टीचर्स में से एक लुकराल को एकेडमी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर डीन का आदेश न होता तो शायद वो कब का निया को चुनौती दे चुके होते। यानी
जब से निया मृत ज्वाला अकेडमी में आई थी, उसकी पहचान को लेकर बातें कभी रुकी ही नहीं थीं। लेकिन माइटी स्क्वाड के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उनके लिए निया बस उनकी सबसे इज्जतदार टीचर थी। और अब उन्हें पता चला, निया कभी लो लेवल थी ही नहीं। वो तो हमेशा से एक शुद्ध रक्त वाली मृत जीव थी। बस उसने अपनी मृत ऊर्जा को दबा रखा था ताकि सबको धोखा दे सके। इतनी आलोचनाओं के बावजूद निया ने कभी सफाई नहीं दी। ये बात माइटी स्क्वाड के दिल में उसके लिए और भी गहरी इज्जत पैदा कर गई। जो हो वहीं रहो, लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। उनके मन में यही विचार गूंजने लगा। धीरे धीरे निया की छवि उनके दिलों में और भी ऊंची होती गई। निस्वार्थ, दृढ़, आत्मानुशासित, हर अच्छी बात जैसे उसी पर फिट बैठ रही थी। लेकिन सच्चाई इतनी महान नहीं थी। असल में निया में ऐसी कोई महान आत्मा थी ही नहीं। जब वो पहली बार मृत ज्वाला अकेडमी में आई थी, तब वो सच में एक लो लेवल मृत जीव ही थी। लो की रहना, सबसे दूर रहना, ये सब बस हालात के हिसाब से अपनाया गया तरीका था। असल में उसने कभी भी आसपास के मृत जीवों को सीरियसली लिया ही नहीं। वो उसे नीचा समझते थे। तो क्या हुआ? मैं तो असली मृत जीव हूं ही नहीं, तो मैं क्यों उनकी तरह ग्रे स्किन या मौत की तुलना करूं? उसके लिए ये सब बेमानी था। तो जो ऊंची और महान छवि बाकी लोग देख रहे थे, वो बस एक कल्पना थी, हवा में बना हुआ महल। असलियत में निया का स्वभाव एक चालाक, शरारती बदमाश जैसा था। निया ने ना कुछ कहा, ना कुछ किया, लेकिन गुरु निशिकांत जी ने उसे खुद ब खुद निस्वार्थता के सिंहासन पर बिठा दिया। निया मन ही मन बस यही कहना चाहती थी, मैं तो बहुत सीधी हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। लो लेवल हो या हाई लेवल, ये सब बातें तो डीन, कालिक, लुकराल, गुरु निशिकांत जी और बाकी लोगों ने खुद कही थी। उसने तो कभी खुद कुछ माना ही नहीं, बस समझाया नहीं। तो इसमें उसकी क्या गलती? वो तो बहुत दयालु थी, हालात के हिसाब से खुद को बदलते हुए। निया, जिसने इंसानों को बिना थके धोखा दिया था, अब वही खेल मृत जीवों के साथ भी खेल रही थी। और इस खेल में सबसे ज्यादा बेवकूफ बना था लुकराल। वो हमेशा यही सोचता रहा कि सामने वाली बस एक कमजोर लो लेवल मृत जीव है, लेकिन असलियत में उसकी ताकत उसके बराबर ही थी। और अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, क्या लुकराल इस अपमान को सह पाएगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा मैदान खून से रंग जाएगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 439। जो खुद मुसीबत बुलाता है वो बच नहीं सकता। अगर लुकराल को पहले से पता होता कि निया एक हाई लेवल मृत जीव है, तो शायद वो इतना खून नहीं उगलता। आखिर दोनों एक ही लेवल के थे। हारने का एक कारण तो बनता था, लेकिन मृत ज्वाला अकेडमी में निया की छवि साफ साफ एक लो लेवल मृत जीव की थी, और इसी वजह से ये हार लुकराल के लिए सीधा सीधा इज्जत का सत्यानाश थी। उसके लिए सबसे ज्यादा खून खौलाने वाली बात ये थी कि निया ने जीतने के बाद भी कुछ नहीं समझाया। वो लो लेवल मृत जीव की छवि में ही उससे जीत गई और उसका पूरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद उसे मजबूर होकर अपना सामान समेटकर अकेडमी छोड़नी पड़ी। धत्त तेरे की! लुकराल के दांत किटकिटाने लगे, नसें तन गईं, आंखें खून उतर आईं। अगर तू हाई लेवल थी तो पहले ही बता देती। अब तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो तो सच में निया का गला घोंट देना चाहता था।
ये बात उससे भी ज्यादा असहनीय थी कि निया लो लेवल हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। निया ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई, सिर्फ उसे बेइज्जत करने के लिए। लुकराल के दिल में निया के लिए नफरत और गहरी हो गई। उसे ये तक एहसास नहीं हुआ कि शुरुआत से ही गलती उसी की थी। अगर उसने अपने स्टूडेंट्स को माइटी स्क्वाड को तंग करने को नहीं कहा होता तो निया कभी उसके पास आती ही नहीं। अगर वो निया को एकेडमी से निकालने पर अड़ा ना होता तो उनके बीच वो शर्त भी नहीं लगती और उसे एकेडमी छोड़नी भी नहीं पड़ती। आखिर में ये सब बस एक ही बात साबित करता था, जो खुद मुसीबत बुलाता है वो बच नहीं सकता। निया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए, चेहरे पर एक बेफिक्र सा भाव था। धन्यवाद, बस थोड़ा सा छोटा सा तरीका था। वैसे भी ये सब उन्होंने खुद कहा था तो उसने बस चुपचाप मान लिया। तभी गुरु निशिकांत जी की भारी आवाज गूंजी। उनकी आंखें ठंडी और गहरी थी। मैं तुम्हारे और लुकराल के बीच के झगड़े में दखल नहीं दूंगा, लेकिन वो इंसान, उसे मरना ही होगा। निया ने अपना सिर घुमाया और देखा। शिलेर अभी भी अघोरा को कसकर पकड़े हुए था। अघोरा का छोटा सा चेहरा शांत था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उन दोनों के बीच का मानसिक संबंध अब भी चालू था और उसमें अघोरा की घबराई हुई आवाज लगातार गूंज रही थी। मालिक, मुझे समझाने दीजिए। मालिक, मुझे सच में नहीं पता ये लोग कहाँ से आए। मैं तो बस बहुत भूखा था। एक बड़ा कुरकुरा हड्डी जैसा कुछ मिला, उसे खा लिया। फिर झांकीर और बाकी लोग लौटे और ये बेवकूफ उनके पीछे पीछे आ गए। झांकीर और बाकी उनसे लड़ नहीं पाए। मैं मदद करना चाहता था, लेकिन आपने जो कहा था उसे सोचकर मैं कंफ्यूज हो गया। अघोरा लगातार सफाई देता जा रहा था। उसकी छोटी सी बुद्धि बस इसी में उलझी थी कि अगर वो लड़ता तो निया नाराज हो जाएगी या नहीं। इतना सोच सोचकर वो खुद ही चक्कर खा गया था। निया ने बेबस होकर आसमान की तरफ देखा। उसे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। अघोरा जिस कुरकुरी हड्डी की बात कर रहा था वो जरूर वही हाई लेवल मृत जीव रहा होगा जिसकी किस्मत 8 जन्मों तक खराब थी। वो बेचारा पहले तो मृत जीवों के झुंड से भागता रहा, किसी तरह जान बचाकर निकला और आखिर में सीधे अघोरा जैसे भूखे राक्षस के सामने जा गिरा। बिना किसी सस्पेंस के वो सीधे अघोरा का खाना बन गया। क्या दुखद अंत था। और उसी बेचारे की वजह से लुकराल और उसके ग्रुप का ध्यान इधर आया, जिससे माइटी स्क्वाड और रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच टकराव हुआ। और क्योंकि अघोरा ने इंसान का भेष इतनी अच्छी तरह लिया था, एक मृत जीव द्वारा की गई खून खराबे वाली घटना सीधे इंसान द्वारा की गई हत्या बन गई। पूरा मामला इतना उलझ गया था कि समझना मुश्किल था। निया ने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ रख लिया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत इतनी जबरदस्त हो सकती है कि सब कुछ एक साथ जुड़ जाए। वो तो बस चाहती थी कि अघोरा इंसान बनकर माइटी स्क्वाड का दिमाग बदले, लेकिन यहाँ तो सीधे इतनी बड़ी दुश्मनी खड़ी हो गई। अब सवाल ये था, जब सच सामने आएगा तो क्या ये आग यहीं बुझेगी या फिर ऐसा भड़केगी कि पूरा मृत लोक ही हिल जाएगा। चैप्टर 440। लेकिन मैं उसे आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो हमारा शिकार नहीं है। निया ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी साफ छलक रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अघोरा जटायु जितना समझदार निकलेगा। अगर यहाँ जटायु होता तो बिना एक सेकंड सोचे सीधे लुकराल और बाकी सब पर टूट पड़ता, जान की बाजी लगाकर लड़ जाता। निया के अंदर एक अजीब सी नरमी थी। वो अपने लोगों को बचाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। और जटायु, वो तो वैसे भी घमंडी होते हुए भी अंदर से बेहद प्रोटेक्टिव था। भले ही वो अघोरा को दिन रात तंग करता था, उसे पीटता था,
लेकिन वो सिर्फ उसका हक था। अगर कोई और अघोरा को छूने की भी कोशिश करता तो जटायु उसे राख बना देता। और निया के स्टूडेंट्स? जटायु तो उनकी भी ढाल बनकर खड़ा हो जाता। लेकिन अघोरा, ये छोटा सा खाने का दीवाना जो दिन भर बस खाने के बारे में सोचता रहता था, आज बिल्कुल अलग था। वो पहले जैसा एक्टिव नहीं था, थोड़ा सुस्त, थोड़ा उलझा हुआ। निया ने अपनी नजरें उठाईं और सामने खड़े गुरु निशिकांत जी को देखा। उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई शेर अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। निया के दिल में तुरंत खतरे की घंटी बजी। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। वो चाहती तो अभी अघोरा के साथ मिलकर इन बेवकूफों की धुलाई कर देती। लेकिन लुकराल का उस बूढ़े आदमी के सामने इतना सम्मान दिखाना साफ बता रहा था उसकी हैसियत छोटी नहीं थी। निया खुद तो आराम से सबको पीट कर निकल सकती थी, लेकिन माइटी स्क्वाड के बच्चे इतने आज़ाद नहीं थे। पूरा माहौल देखते हुए निया ने अपने दिमाग को काम पर लगाया। इस वक्त माइटी स्क्वाड के सारे स्टूडेंट्स की नज़रें सिर्फ निया पर टिकी हुई थीं। उनके लिए इस पल अघोरा की जिंदगी और मौत सब निया के फैसले पर टिका था। निया ने अपनी ठोड़ी को हल्का सा छुआ, आंखें सिकोड़कर गुरु निशिकांत जी को देखा, जो साफ तौर पर अघोरा को खत्म करने के लिए तैयार खड़े थे। सच कहें तो निया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अगर गुरु निशिकांत जी अघोरा को मारने की कोशिश करते। अगर उनमें सच में एक अमर बिस्ट को मारने की ताकत होती तो वो कोशिश कर सकते थे। शायद थोड़ी किस्मत अच्छी हुई तो वो धीरे धीरे अघोरा के पेट में पिघल भी सकते थे। लेकिन ब्रेनवॉश अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी अघोरा की असली पहचान उजागर नहीं हो सकती थी। निया की बड़ी बड़ी आंखें अचानक चमकीं, जैसे उसे कोई जबरदस्त आइडिया मिल गया हो। उसने गुरु निशिकांत जी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, ये इंसान मरना ही चाहिए। बस। निया के ये शब्द सुनते ही माइटी स्क्वाड के सभी स्टूडेंट्स के चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ गए। उनकी आंखों में सदमा, दिल में खालीपन, जैसे किसी ने उनकी सारी हिम्मत एक झटके में छीन ली हो। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, जिस टीचर को वो सबसे ज्यादा सम्मान देते थे, वो भी अघोरा को मारना चाहती है। उधर उनकी उदासी के बिल्कुल उलट गुरु निशिकांत जी के चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई दी। बहुत अच्छा, उसे मुझे दे दो, मैं खुद निपटा दूंगा, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। निया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चालाकी चमक रही थी। माफ कीजिए, वो नहीं हो सकता। तुरंत गुरु निशिकांत जी का चेहरा सख्त हो गया। उधर लुकराल, जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर अचानक खुशी फूट पड़ी। निजा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई गुरु निशिकांत जी की बात टालने की? उसकी आवाज में फिर से भड़काऊ आग जल उठी। निया ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा सिर टेढ़ा किया। उसे गुरु निशिकांत जी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन लुकराल की अकड़ देखकर वो समझ गई, पीछे का खेल बड़ा है। निया ने आराम से जवाब दिया, ऐसा नहीं है। गुरु निशिकांत जी ने बस इतना कहा कि इस इंसान को मारना चाहिए, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। वो थोड़ी रुकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोली, लेकिन मैं उसे आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो हमारा शिकार नहीं है। असल में उसे हमें गुरु कालिक जी ने दिया था। निया की आंखों में अब साफ चालाकी चमक रही थी। उसकी धोखा देने वाली कला पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। कालिक? गुरु निशिकांत जी की आंखों में हल्की हैरानी उभरी। मृतलोक में मृत जीव सेना के कमांडर की हैसियत क्या होती है, ये हर कोई जानता था। निया ने सिर हिलाया। जी। वो धीरे धीरे, बहुत ही भरोसे के साथ बोलती गई, आप भी जानते हैं, इतने समय से मृतलोक में दूसरी जातियों का कोई निशान नहीं मिला।
हम तो बस एक एकेडमी के टीचर और स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास कहाँ इतनी ताकत कि हम खुद से एक इंसान बच्चे को ढूंढ लें? निया के शब्द हवा में तैरते गए, और हर एक शब्द के साथ एक नया झूठ, एक नई चाल धीरे धीरे जाल बुन रही थी। लेकिन सवाल ये था, क्या गुरु निशिकांत जी इस चाल में फंसेंगे, या अगला पल इस झूठ को पूरी तरह तोड़ देगा?